हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका फिजिक्स चैप्टर 2 का है। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। पिछले वीडियोज में हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस, और ये हमारा सेकंड है। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है, आपको जो है पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, ये है आपको पढ़ना है। इसमें फोर्स, ये चीज़ें पढ़नी है, ये आपका कंटेंट है। फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स है, गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हम डोर को पुश करते हैं, पुल करते हैं, या बुक को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रखते हैं, या किसी टेबल को पुश करते हैं। तो इसमें जो अगर हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसको फोर्स कहा जाता है। तो डेफिनेशन हमारा पहला मिला, व्हाट इज फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे किकिंग अ बॉल, ओपन अ विंडो, ओपन अ डोर, क्लोज अ डोर। तो ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल है आपका फोर्स का। एक तरह से मैं आपसे एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मान लो कि हम वॉल को पुश करते हैं, दीवार को पुश करते हैं, लेकिन दीवार अपने जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं डिस्प्लेस होता है। तो इस तरह से दो तरह का फोर्स है। फोर्स दो तरह का होता है। एक, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, जैसा मैं बताया कि दो तरह का फोर्स है, एक को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं और दूसरे को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर फोर्स बैलेंस हो गया तब तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने जो अप्लाई किया है अगर वो अनबैलेंस फोर्स है तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। वो है अ फोर्स में स्टार्ट मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें मोशन आ सकता है, यानी कि वो अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। इसमें रख देते हैं। वो जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। दूसरा है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में आ सकता है, वो एक जगह रुक जाएगा। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके स्पीड को बढ़ाया जा सकता है फोर्स से, उसके स्पीड को घटाया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके मूविंग में है तो उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, और उस ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज किया जा सकता है, शेप को भी चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर कोई फोर्स है वो अगर अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसके अंदर 5 चेंजेस आ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। जैसा अभी बताया, अ फोर्स में स्टार्ट मोशन इन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। दूसरा है अ फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके स्पीड को बढ़ा सकता है या उसके स्पीड को घटा सकता है। अ फोर्स में स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि किसी ने बॉल फेंका और दूसरे आदमी ने उसको कैच कर लिया, उसके स्पीड को जो था उसको रेस्ट में ला के 0 बना दिया स्पीड को। अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो एक आदमी एक बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन उसके बॉल को हिट करता है विकेट से, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो जिधर बल्ला अपना घुमाता है उस डायरेक्शन में बॉल घूमने लग जाता है। और फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई मॉडलिंग क्ले है और उससे कोई चीज़ बनाया हुआ है, हम उसे हाथ से पकड़ के दबाएंगे, उसका शेप चेंज हो जाएगा। या कोई बैलून है, वो हवा भरा हुआ है और हम उसको दबाते हैं दोनों हाथों से तो उसका शेप बिगड़ जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये हमारा फोर्स का इफेक्ट हो गया।
अब मैं आपको डेफिनेशन एक बार और बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लो, आप लिख सकते हो। अ फोर्स इज दैट एक्सटर्नल पुश और पुल विच इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विच चेंज और ट्राई टू चेंज। देखो दो वर्ड आ गए यहाँ पर, चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज rest to motion or motion to rest in the direction of motion. A force may also change the shape and size of an object. यहाँ पर change और try to change जो वर्ड आ गया वो आपको क्लासीफाई कर दिया टाइप ऑफ फोर्स का। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, और उसके पीछे हमारा टाइप ऑफ फोर्स आता है, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। दो तरह का फोर्स है, एक को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स और दूसरा हमारा आएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस फोर्स का। तो मान लो कि एक साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे साइड से कोई और फोर्स लगा रहा है, या ऑब्जेक्ट का जो रिजिडिटी है वो उसको अपोज कर रहा है, तो हम उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। When a number of forces acting simultaneously on an object do not produce any change in its state of rest or of uniform linear motion, the forces are said to be balanced force. When two forces of equal magnitude, मान लो एक आपने देखा होगा टग ऑफ वार, टग ऑफ वार में दो बंदे हाथ मिलाते हैं, हाथ से उसे मतलब वार करते हैं, टग ऑफ वार, दोनों फोर्स अप्लाई करते हैं। जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है वो दूसरे वाले के हाथ को डाउन कर देता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि दोनों बिल्कुल एक पॉइंट पर फिक्स होते हैं, ऐसे एकदम बराबर रह जाता है, वो हमारा बैलेंस फोर्स काम कर दिया। या मान लो रस्सी खींच के एक साइड में, दोनों साइड में बराबर बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए टग ऑफ वार में, वो बिल्कुल कोई खींच नहीं पाता एक दूसरे को, तो हमारा बैलेंस फोर्स है। आप दीवार को पुश करने का कोशिश कर रहे हो, ये आपका बैलेंस फोर्स है। आपने कॉपी को रख दिया बुक पे और वो एज इट इज पड़ा हुआ है, तो वो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। यानी कुल मिलाकर के जो रिजल्टेंट है वो उसका जीरो हो जाता है। यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसके ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता है, शेप को चेंज नहीं कर पाता है, तो उस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। The force of friction comes into playing between two surfaces in contact, here between the bottom surface of the box and the rough surface of the floor, whenever one tends to produce relative motion between the surface। ये आपका एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स है, उसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आता है। आप पुश करने का कोशिश कर रहे हो लेकिन जो फ्रिक्शन है वो आपके अपोजिट में काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस नहीं हो पाता है, तो ये आपका बैलेंस फोर्स है। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो। इफ टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग सिमुलटेनियसली इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, दे आर सेड टू बी अ बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, state of motion, acting is the state of rest or the state of motion of an object which they are acting. But it must be clearly understood that the balance force may change the shape and size of an object. shape और size change कर सकता है, लेकिन rest of motion अगर नहीं change करता है, उस force को हम balance force कहते हैं। इसका जो opposite है वो दूसरा है unbalanced force। उसमें उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका वो एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जाता है, उसको हम अनबैलेंस फोर्स करते हैं। नहीं देखे सुने हो कि जैसे मान लो कोई चलते हुए पैर फिसल जाता है तो वो बोलता है कि यार थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया तो मैं गिर गया। या सिर पे कोई सामान लेकर चल रहा होता है, बड़े आसानी से चल रहा होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हिला तो वो गिर जाता है। जब तक वो बैलेंस बनाए रखा है, बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहा है, तब तक वो सही से चल रहा है। लेकिन जहाँ फोर्स आपका अनबैलेंस होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अनबैलेंस फोर्स का सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर मान लो कि दो फोर्स काम कर रहा है F1 और F2, अगर F1 बड़ा है F2 से
या F2 बड़ा है F1 से, तो दोनों सिचुएशन में वो अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। और अगर F1 और F2 बराबर है तो वो बैलेंस फोर्स था। अब क्वेश्चन ये है कि बैलेंस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। तो अनबैलेंस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स का इफेक्ट है कि जो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। मान लो F1 बड़ा है F2 से, तो F1 जो है, F1 जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और अगर F2 बड़ा है तो F2 बड़ा होगा तो F1 के डायरेक्शन में, यानी कि F1 के तरफ, यानी F2 जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस जाता है। मान लो कि आप F1 फोर्स से एक बुक को पुश कर रहे हो और उधर सरफेस काम कर रहा है, सरफेस आपको नहीं रोक पाया, F1 आपका बड़ा हो गया, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके सामने की तरफ वो फिसलता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, किसी को आपने धक्का दिया वो गिर गया, वो अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। आपने डोर को ओपन किया या खोला बंद किया, वो आपका अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। अनबैलेंस फोर्स का इफेक्ट क्या है, पेपर में आ जाता है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो सबसे पहला है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में स्टार्ट मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में शुरू हो जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट में कम टू रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग में है और हमने उसे हाथ से पकड़ लिया तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होकर के वो रेस्ट में आ जाता है। स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है। मान लो कोई बॉल धीरे धीरे जा रहा है और आपने किक मारा उसको, तो वो तेज से उसका स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो अनबैलेंस हो गया। वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मान लो बॉल आपके तरफ आ रहा है, आपने बैट से उसके ऊपर हिट किया और जोर से हिट किया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और उसका स्पीड भी चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा अनबैलेंस फोर्स का इफेक्ट। तो इस तरह से हमने अभी पढ़ा फोर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, टाइप ऑफ फोर्स क्या है। टाइप ऑफ फोर्स हमने बैलेंस फोर्स पढ़ा, अनबैलेंस फोर्स पढ़ा। अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट गैलीलियो थे, उन्होंने मोशन का क्या कॉन्सेप्ट दिया है। गैलीलियो कंक्लूडेड दैट ऑब्जेक्ट्स मूव with a constant velocity when no external unbalanced force act on them। गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर हम गैलीलियो कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाता है ड्यू टू फ्रैक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम उसमें हिट कर देते हैं उसको तो उससे वो उसका स्पीड बढ़ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा एक ढलान से अगर हम ऊपर बॉल ऐसे गिराते हैं तो वो नीचे जाता है और जाते जाते उसका स्पीड अपने आप बढ़ने लग जाता है। वो है फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है वो उसके स्पीड को बढ़ा देता है। ये आपको डायग्राम है, आप इसको देख लेना मोशन का। ये गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये है आपका। और दूसरा है अगले पेज पर जो ये है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, वहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है, फिर नीचे जा रहा है उसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है। और वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो दोनों सिचुएशन में कभी कभी बराबर होता है और कभी कभी बराबर नहीं भी होता है। जिसमें आपने देखा ए बी और सी, तो ए में जो उसका है वो थीटा दोनों बराबर है, बी में बराबर नहीं है और सी में जो दूसरा वाला है वो जीरो हो गया। इसको आप पढ़ोगे अपने बुक में तो आपको क्लियर हो जाएगा। गैलीलियो ने इसे एक्सपेरिमेंट किया था। एंगल बराबर होगा अगर हाइट दोनों की बराबर होगी या दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई सा भी बढ़ेगा तो वो चेंज हो जाता है। तो और इस तरह से, और अगर जमीन ऊपर से नीचे गिर करके और वो जमीन पर सीधा चलता है तो वहाँ पर जो दूसरा वाला एंगल है वो जीरो हो जाता है। यानी व्हेन द ग्लास मार्बल इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेस BC, द नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तीन सिचुएशन यहाँ आपको दिखाया मैं, इसको ध्यान से देखो। दिख रहा नहीं? तीन सिचुएशन मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो में फोटो को देखो ध्यान से। इसमें जो पहला है, इफ द बोथ इंक्लाइंड प्लेन AB एंड BC हैव द सेम इंक्लिनेशन,
then the marble climb the same distance, जहाँ से वो चला है उठ करके उतना ही डिस्टेंस तक जाएगा अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर है। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले वाले से दूसरा वाला अगर कम होगा तो वो ज़्यादा जाएगा, और अगर दूसरा वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिल्कुल जीरो होगा तो और ज़्यादा जाएगा, और अगर ढलान थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया तो वो और ज़्यादा जाता है। यानी कि दूसरा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है आप जितना कम करते जाओगे वो डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। आप ढलान पर ऊपर बॉल केवल रख देते हो तो वो बॉल अपने आप नीचे 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 चलता जाता है, और अगर आपका सरफेस जो है वो इस मतलब अगर घास छोटे छोटे है उसके ऊपर तो वो धीरे धीरे उसके स्पीड को रोकता है। लेकिन अगर वो मार्बल का फ्लोर है तो उसका स्पीड रुकता नहीं है, वो और उसका स्पीड बढ़ता जाता है और वो बहुत दूर तक चला जाता है। Thus we conclude that no net unbalanced external force is needed to maintain uniform motion of an object along a straight line. In other words, an object will maintain its state of uniform linear motion in the absence of external unbalanced force. इसे ध्यान से सुनो। No net unbalanced external force is needed to maintain uniform motion of an object along a straight line. In other words, an object will maintain its state of uniform linear motion in the absence of an external unbalanced force. अब हम इसके बाद बात करते हैं मोशन पे न्यूटन ने लॉ दिया था। न्यूटन ने 3 लॉ दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसमें 2 वीडियोज में इसको बना दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अभी हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के विषय में, उसके बाद वाले में मोमेंटम आएगा। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था, ध्यान से सुनो। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion in straight line unless compelled to change that state by an external unbalanced force applied on it. यानी कि 17 यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। देखो, बैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, जब आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। यानी कि रेस्ट में जो है वो मोशन में हो जाएगा, मोशन में जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लो कि एक बुक आपने यहाँ टेबल पे रख दिया और ये 2 दिन बाद भी आकर देखोगे तो उसी जगह पर मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। वो बैलेंस है, अपना जहाँ रखा हुआ है वैसे ही रखा हुआ है। और अगर कोई घड़ी है, इस घड़ी में तब तक घड़ी चलती रहेगी जब तक आप इसको रोकोगे नहीं, क्योंकि जो आपने टाइम सेट कर दिया है, बैटरी इसमें लगी हुई है तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर फोर्स काम करता है, मान लो हमने बैटरी को निकाल दिया तो घड़ी रुक जाएगी। इसी तरीके से बुक को हमने उठाकर यहाँ से दूसरे जगह हटा दिया तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम रिजिडिटी भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट की रिजिडिटी होती है। ऑब्जेक्ट की रिजिडिटी होती है कि जिस पोजीशन में आप छोड़ोगे ना उसी पोजीशन में रहेगा, घूम रहा है तो घूमता रहेगा, चल बंद रहे तो बंद रहेगा, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। और वो अनबैलेंस फोर्स इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो आप बैठे हुए हो, आप तब तक बैठे रहोगे जब तक आपको ये ना कहा जाए कि आप उठ के यहाँ से जाके वो काम करके रहो। एक तो ये हो गया, तो बाहर से एक्सटर्नल में हो गया, और दूसरा है इंटरनल। आप
आप बैठे हो आपको मन में आता है कि यार मैं कब से बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, उठकर मैं एक जगह से दूसरे जगह क्यों ना जाऊँ, दूसरे रूम में जाकर टीवी देख लूँ या कुछ और काम कर लूँ। तो अगर आप अपने मन से उठ के जाते हो तो हम इसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। फोर्स is an external effort in the form of push or pull which changes or tends to change the state of rest or of uniform linear motion of an object on which it is at। ये फोर्स को डिफाइन करता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। यानी कि जो एक्सटर्नल एफर्ट है वो फोर्स लगाने से ही हो सकता है। बुक रखी हुई है, आपने उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, तो आपने जो काम किया वो फोर्स हुआ और फोर्स से उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया और उसकी जो रिजिडिटी है वो भी खत्म हो गई। रिजिडिटी ये नहीं कि जहाँ रखा हुआ वो वहीं रहने की पोजीशन में है, तो जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी रिजिडिटी भी खत्म हो गई। फर्स्ट लॉ से हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि मैं जिस पोजीशन में हूँ उसी पोजीशन में हूँ। आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा। आप जैसे सोते हो तो आपको फिर उठने का मन नहीं करता है, तब तक नहीं मन करता जब तक आपके पेरेंट्स जगाए ना, या अगर आप मैच्योर हो गए हो, आपको पता है कि यार बहुत टाइम हो गया, अगर मैं नहीं उठूंगा तो मेरा ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है, मेरा स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, मेरा खेलने का टाइम हो रहा है, या मेरा खाना खाने का टाइम हो रहा है। तो ये इनर्शिया जो है टेंडेंसी होती है और उस टेंडेंसी को जो है फोर्स ही चेंज करता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। ये इनर्शिया का डेफिनेशन ध्यान से सुनो। The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. लगातार जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में मूव करने को हम इनर्शिया कहते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सिनोनिम्स है लॉ ऑफ इनर्शिया। दस द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है? उसकी ये मतलब जैसे बोलते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, टेंडेंसीज है कि by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or of uniform moving along a straight line unless until an unbalanced force applied on it। ये इसकी टेंडेंसी है, वो अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो उसको चेंज नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उससे इनर्शिया को भी डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनर्शिया कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप इन वीडियोस को देखो, इन वीडियोस को देख करके अपने थोड़ा सा बुक को पढ़ो, इस वीडियो को देखो, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर जब हम नॉर्मल क्लासेस में होंगे तो हमें आसानी से कॉन्सेप्ट को टाइम जल्दी रिवाइज करने को मिलेगा। रिवाइज करने से हम उस चीज़ को अच्छी तरह से जल्दी क्लियर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया की। तो बच्चों, इनर्शिया तीन तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के विषय में हम डिस्कस करते हैं। पहले रेस्ट की का आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आपका इससे क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे आप देखे होंगे बस में आप बैठे हो, पहले मैं आपको इसका एक लाइन दिखा दे रहा हूँ, तो देख लो। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट by itself is called inertia of rest। मतलब जिस रेस्ट पोजीशन में बैठे हैं ऐसी पोजीशन में रहना चाहते हैं उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने देखा होगा बस खड़ी है, रुकी हुई है, सारे पैसेंजर उसमें बैठ रहे होते हैं और पैसेंजर उसमें बैठ जाते हैं सब। आप स्टूडेंट बैठ गए, सब लोग सब बस में एक करके स्टूडेंट बैठ गए। जब बस ड्राइवर स्टार्ट करता है तो एकदम से हम पीछे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं बस जैसे बैठ स्टार्ट होती है। इसके पीछे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है कि आप बस में बैठे हो, बस खड़ी है, आप भी खड़े हो और आपका बॉडी पूरा
स्टार्ट होता है, ड्राइवर जब बस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो व्हील जो है एक्सीलरेट होता है। तो व्हील एक्सीलरेट होने के बाद बस जब चलती है तो जो पोजीशन हमारे कमर से नीचे का पोजीशन सबसे पहले मोशन में होता है वो, क्योंकि वो बस के साथ हम उसके सरफेस पर बैठे हुए हैं सीट पर, और जो कमर से ऊपर का पोर्शन है वो स्टिल रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। और जब वो बस आगे चलती है तो ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है उसके पुश होने के चलते पीछे की तरफ कैसे झुक जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा है केयरलेस हॉर्स राइडर फॉल बैकवर्ड। जैसे घोड़ा एक रुक जाता है, घोड़ा एकाएक जब चलने शुरू करता है, रुकना, जब घोड़ा एकाएक चलने शुरू करता है हॉर्स, तो हम एकाएक पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये भी एक तरह से वही है, वो सेम कंडीशन है। ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। आप मान लो कि कारपेट पर खड़े हो और कारपेट को किसी ने पकड़ के आगे की तरफ खींचा तो आप तुरंत पीछे की तरफ हो जाते हो। ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि क्योंकि जब रेस्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है, जब कारपेट को कोई खींचा उसमें मोशन आया तो आपका बॉडी जो है वो मोशन होने के चलते पीछे की तरफ झुक जाता है। तो इस तरह से ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। जब आप एक बुलेट फायर करते हो, अ बुलेट फायर अगेंस्ट अ विंडो ग्लास पेन पीसेज थ्रो इट मेकिंग अ क्लीन होल इन इट। तो छोटा सा होल हो जाता है और पीछे जो है वो पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का वो एग्जाम्पल है। आप इसमें बहुत सारे दे रखा है, आप पढ़ोगे। कुल मिलाकर इसका पोजीशन यही है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो पीछे की तरफ हम मुड़ जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। इसी के अपोजिट में जो दूसरा है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज मतलब रोकना एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। अब इसका एग्जाम्पल जैसे बस ड्राइवर वाला था, मैंने बताया कि बस खड़ी है और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। उसका अपोजिट, अगर बस चल रही है और एकाएक ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाती है, क्योंकि बस के साथ साथ हम लोग भी मोशन में होते हैं और मोशन में होने के चलते जब बस चल रही है तो हम भी आगे की तरफ चल रहे हैं और जैसे एकाएक ब्रेक लगता है तो हमारा नीचे का कमर से नीचे का पोर्शन तो रेस्ट में आ जाता है लेकिन ऊपर का पोर्शन रेस्ट में नहीं आया होता है। इसके चलते वो आगे की तरफ झुक जाता है। जो हम हॉर्स की बात कर रहे थे, हॉर्स राइडर में भी वही होता है। अगर हॉर्स एकाएक रुकता है तो जो राइडर है आगे बैठा हुआ वो एकदम से आगे की तरफ झुक जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको एक और दूंगा। बाइक चला रहा है कोई और आप पीछे बैठे हो, अगर आप राइडर पिलर में पीछे बैठे हो और जो ड्राइवर है अगर उसको पकड़ के नहीं बैठे हो, अगर वो एकाएक ब्रेक लगाता है तो चांसेस होता है कि आप पीछे से उछल के और उसके आगे जा सकते हो। या बस के ऊपर अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, बस के ऊपर अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, बस चल रही है और ऊपर अगर कोई बैठा है और मस्ती में अपना आराम से बैठा है तो कई बार ऐसा हुआ है लगेज या इंसान एकाएक जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो ऊपर से उछल के वो आगे की तरफ आगे गिरने का चांसेस होता है। तो ये सब है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें एथलेट्स जो जंप करता है, एंड एथलेट्स रन्स सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ जंप। आप खड़े जंप नहीं कर सकते हो, आपको दौड़ लगाना पड़ता है और दौड़ लगाकर तब जाकर आप जंप करते हो। ये भी आपका इनर्शिया ऑफ मोशन है। पहले बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। In a game of cricket, a fast bowler come running from long distance before throwing a ball. बॉल फेंकने के लिए आपने देखा होगा पहले दौड़ता है जो क्रिकेटर है और तब जाकर के उस बॉल को फेंकता है। The driver and passengers in a car should wear seat belt. सीट बेल्ट, उसी से बचने के लिए सीट बेल्ट ड्राइवर और आगे जो बैठने वाला पैसेंजर है वो पहनता है, ताकि जब गाड़ी अगर एकाएक रुकेगी तो हम आगे तरफ ना गिरे। तो ये था हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में मैं आपको बताऊंगा बॉलिंग वाला एग्जाम्पल सबसे बेहतर रहेगा। अगर बॉलर बॉलिंग करता है
आगे से बॉल आता है तो जब बैट्समैन उसको हिट करता है, जब तक वो हिट नहीं करता तो बॉल उसके तरफ आ रहा है, जैसे वो हिट करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। The tendency of an object to oppose any change in its state of motion is called the inertia of direction. इसका एक एग्जाम्पल है, मैं आपको लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिखो, जिससे कि आप बुक में फिगर भी बना होता है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का। Let a stone tied to a string be व्हीलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। आपने एक रस्सी में बांध करके स्टोन को ऐसे ऐसे उड़ा रहे हो, ऐसे उड़ा रहे हो गोल गोल में। अगर कहीं से वो छूटता है तो जहाँ पर होगा ना वहाँ से सीधा आगे जाने की कोशिश करता है। लेट अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग बी व्हीलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली द स्टोन फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली यानी कि मतलब उस सर्कुलर पाथ में जो आप कर रहे हो, जहाँ से छूटेगा वहाँ से सीधा भागेगा। जो टेंजेंट होता है ना, जो सर्कल को टच करता हुआ होता है, उसी के डायरेक्शन में चलता है, उसको बोलते हैं टेंजेंशियली। दूसरा है स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग शेपिंग ऑफ ए नाइफ और ब्लेड ऑफ सीजर अगेंस्ट अ ग्राइंडिंग व्हील leaves the rim of wheel tangentially due to the inertia of direction। कुल मिलाकर वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वहां से सीधे के तरफ भागता है। तीसरा पॉइंट है व्हेन फास्ट मूविंग बस और कार negotiates a curve on road, passenger of the bus or car experience an upward push। जब गाड़ी मुड़ती है तो वहाँ भी आपको महसूस होता है, ये आपका जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ इनर्शिया पढ़ा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और इसका हमने एग्जाम्पल्स पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि इनर्शिया का मास से क्या रिलेशन है। इनर्शिया का मास से क्या रिलेशन है? इनर्शिया देखो, अगर कोई बॉडी में मास ज़्यादा है, यही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि तो उसका इनर्शिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। Each and every object offer resistance to change its state of motion or uniform linear motion, and its property of object is called inertia। फिर से सुन लो, each and every object offer resistance to change its state of rest or of uniform linear motion, and its properties of object is called inertia। अब इसमें जो मेन रीजन है इसका हुआ है, ध्यान से सुनो। A heavier object has larger inertia than a lighter object. More massive the object, larger is its inertia. Thus, quantitatively, mass of an object is measure of its inertia। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये है, जो भी इसमें मैं बताया उसको आप लिख लेना। A heavier object has larger inertia than a lighter object. More massive the mass, larger its inertia. Thus, quantitatively, mass of an object is measure of inertia। कुल मिला के इसका मीनिंग है कि अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसके अंदर रिजिडिटी ज़्यादा होगी। आप आमतौर पर देखे होंगे जो हेल्दी पर्सन होता है उसको उठने में असुविधा होती है, बोलते कि यार उठने के लिए क्यों बोल रहे हो, और हल्के लोग होते हैं आराम से फटाफट उठ के काम अपना दौड़ दौड़ के कर लेते हैं। उस जगह से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह हिलाने में उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमने कंक्लूड किया यहाँ पर कि अगर कोई हेवियर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर एनर्शिया ज़्यादा होगी, और अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ एनर्शिया कम होगी। 5 मिनट बढ़ा लेते हैं। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम जो है उसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फिर उससे आप इसको समझ जाओगे। जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसको पुश करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें उतने ज़्यादा लगाना पड़ता है फोर्स।
A cricket ball is much heavier than a tennis ball. If we consider a cricket ball and a tennis ball both moving with same velocity, then we know that more force is required to catch the cricket ball, but less force is required to catch the lighter tennis ball. जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसको पकड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसको पकड़ने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है. A truck at rest does not need any attention when parked along a roadside. However, a truck moving even at a small speed of 5 meters per second may prove fatal or a person standing in its path. कुल मिला के ये है कि जैसा ऑब्जेक्ट का मास है, स्पीड है, उसी से उसका मोमेंटम डिफाइन होता है. The impact produced by an object depend both on its mass as well as velocity. आपके सिर पर एक छोटा सा बॉल गिरता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर भारी कुछ सामान गिरता है तो सिर टूटने का चांसेस हो जाता है. तो इस तरह से हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं. मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम होता है, पी से इसको डिनोट करते हैं, रो बोलते हैं वैसे, मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी. आपने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी हमारे आसपास में फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है. एक है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा है स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. तो जब हम एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं या दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो बच्चों अभी मैंने बताया मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी. मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो इस तरह से मोमेंटम जो होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. दूसरी बात हम करते हैं एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम की. तो ये भी हमने पढ़ा था कि दो क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों की जो एसआई यूनिट होती है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है. तो हमें पता है मास का एसआई यूनिट केजी है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है. तो मोमेंटम का एसआई यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड, और इसको लिखते हैं केजी एम एस का पावर -1. एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोसेस मोमेंटम, क्योंकि जहाँ वेलोसिटी है वहाँ पर मोमेंटम होगा. और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम भी जीरो होगा. तो बच्चों इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं और वो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं. मोमेंटम, मास और वेलोसिटी, इन तीनों चीज़ में अगर कोई भी दो चीज़ आपको पता है तो आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो. तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें मेरे को क्वेश्चन भेजना, मैं आपको सॉल्व करके समझा दूंगा. अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बना के भेजूंगा. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 3 पॉइंट इसके अंदर रह गया. ये हम सेकेंड वीडियो में आपको बनाकर भेज देंगे और आप इसके न्यूमेरिकल्स करना. मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी बता दूंगा, फिर आप इसके न्यूमेरिकल्स करना और जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप डिस्कस करना. चैप्टर 1 हमारा हो चुका था. चैप्टर 2 का ये फर्स्ट वीडियो है. चैप्टर 2 का आपका सेकंड भेज दूंगा. हमने केमिस्ट्री के भी एक चैप्टर क्लियर इशू डिस्कस कर लिया है. मैं आपको बायो टीचर से बात करके कोशिश करता हूँ बायो का भी एक चैप्टर भेजने का. ओके, थैंक यू.